नमस्कार भैया सभी को। ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पॉलिटी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रियम्बल और शेड्यूल जो मैंने आपको टॉपिक कराया था। जैसा कि मेरा वादा था कि हर एक दो टॉपिक खत्म करने के बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम चेक करेंगे कि एग्जाम में आए हुए लगभग सभी क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं या नहीं, हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं। मैं अखिल कुमार राव, ये मेरा इंट्रोडक्शन। पहले भी हम कई बार मिल चुके हैं वीडियोस के माध्यम से ही। सही शुरू करते हैं। उन क्वेश्चंस को करने से पहले अपना दूसरा दायित्व निभा दूं, जो कि एक टीचर का सही दायित्व है। एकेडमिक्स के साथ साथ आपको मोटिवेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराते रहना, अच्छी सामाजिकता भी अपने स्टूडेंट्स में डालते रहना और उनके गिरे हुए मनोबल को बार बार मजबूती से खड़े करता रहना। इनकी कहानी शुरू करने से पहले मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि सही मानसिकता, सही मेंटेलिटी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। वो पहली सीढ़ी होती है कामयाबी के लिए, लेकिन अल्टीमेट या एकमात्र सीढ़ी नहीं भैया। आपकी कामयाबी, मेरा मानना है कि 4P से होकर गुजरती है, जिनमें से पहली सीढ़ी का जिक्र मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्लानिंग। हमें सबसे पहले सही गोल चुनना होता है, क्योंकि वही तय करता है कि हमने जो रास्ता चुन लिया, या हमने कौन सा रास्ता चुन लिया जिस पर हम आने वाले कुछ समय आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार आपने अपना गोल चुन लिया, सोच समझ कर, बात कर कर, बार बार उसे मत बदलिए भैया। अपना फोकस बार बार शिफ्ट मत होने दीजिए। सूरज की गर्मी भी कागज को तभी जला पाती है जब एक प्रॉपर लेंस के थ्रू उसकी सारी रोशनी की रेज स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं या फोकस्ड हो जाती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। फोकस बहुत बड़े कमाल करता है, ये आने वाली कहानी में हम पाएंगे। निरंतर एक ही चीज पर मेहनत करते रहना आपको उस फील्ड का चैंपियन बनाने में मदद करता है। इसलिए पहली सीढ़ी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, आपको किस फील्ड को चुनना है और उसके लिए कैसे कैसे मेहनत करनी है। ये दिमागी काम कर लेने के बाद काम शुरू होता है अगला, प्रिपेयर। हमने जो भी मंजिल, जो भी गोल अपने लिए तय किया है, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। बिना तैयारी के किसी भी फील्ड में नहीं उतरा जाता। ये तैयारी हमें करनी है। इस तैयारी में दोनों का रोल है भैया। कड़ी मेहनत आपके द्वारा, और वो कड़ी मेहनत सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही, उसका गाइडेंस हमारे द्वारा। ये दोनों चीजें मिलकर अच्छी तैयारी करवाती हैं। जब आपको, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सिलेबस की, क्वेश्चंस की सही समझ डेवलप हो जाती है। किस टॉपिक से क्या क्या आता है, कैसे करना है। अगला स्टेप आता है भैया, जो आपने तैयारी की है, जो हमने और आपने मिलकर सही चीज तैयार कर ली है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना। सबसे पहले प्लानिंग कीजिए, उसकी तैयारी, प्रिपेयर कीजिए, उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करना बहुत मायने रखता है भैया। एक बार पूरा सिलेबस हो जाने के बाद काम खत्म नहीं होता। एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद असली काम शुरू होता है। आपको बार 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 उसे दोहराना है। पिछले कुछ सालों में अपनी तैयारी के दौरान और उसके बाद पढ़ाते हुए भी शायद 100 से ज्यादा बार चीजों को, सिलेबस को अपने सामने से मैं भी गुजार चुका हूं, लेकिन आज भी सीखता हूं भैया। हर लेक्चर, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर बार जब आप चीजों का रिवीजन करते हैं, आप बेहतर होते चले जाते हैं और बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। इसलिए बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके अंदर की कुव्वत, काबिलियत और क्षमता निखर कर आ सके। आखिर में होता है ये सब तैयारी को सही मौके पर परफॉर्म कर देना। परफॉर्म, इन 4P को अच्छे से तैयार करना है। पहले P की बात हम पिछली बार क्लास में कर चुके हैं। प्रॉपर प्लानिंग या सही माइंडसेट तैयार कीजिए। एक बार अपना गोल चुनिए, उसकी तरफ पॉजिटिवली बढ़िए। आगे का काम प्रिपरेशन एंड स्पेशली प्रैक्टिस, ये साहब बताते हैं। ये साहब का कॉन्फिडेंस बताता है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कि ये वाकई पूरे मन धन से, तन मन धन से अपने काम के लिए समर्पित थे। युवराज सिंह अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी कभी बारिश हो जाती थी, हम सब कुछ ना कुछ काम करने लगते थे, अपना कुछ एंजॉयमेंट ढूंढ लेते थे, कोई स्विमिंग करने, या कोच के कहने पर ठीक है फुटबॉल खेलने चले जाते थे। सचिन तेंदुलकर तब भी अपने होटल के कमरे में दीवार के सहारे बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। इस व्यक्ति का क्रिकेट के प्रति जुनून और पूरी तरह समर्पण बताता है कि क्यों ये दुनिया के महानतम बल्लेबाज बने, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे, और एक छत्र अपने टाइम पीरियड में इन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया क्रिकेट की दुनिया में।
इनका पॉजिटिव माइंडसेट और इसी प्रैक्टिस से वो कॉन्फिडेंस आता है। जब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी एक कहानी के दौरान बताते हैं कि वेस्ट इंडीज के एक बॉलर की बॉल इनके नाक पर लग गई, खून का फुहारा निकलने लगा। उस बॉलर, उस टीम के अगेंस्ट जहां के 3-4 विकेट गिर चुके थे, टीम स्ट्रगल कर रही थी मैच बचाने के लिए। ऐसे में 16-17 साल का एक नया लड़का आता है, लंबे चौड़े बॉलर की बॉल उसके नाक पर लगती है, वो नीचे गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है। डॉक्टर्स लोग आकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और तब वो हल्के से कहता है, मैं खेलेगा। दोबारा सुनकर पूछा गया कि क्या भैया? इन्होंने कहा, मैं खेलेगा। यानी उस मुश्किल घड़ी में भी खुद पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा दिखाना, और ये भरोसा बार बार प्रैक्टिस करने से आता है भैया। ये व्यक्ति खड़े हुए, इन्होंने उस मैच में बॉलर्स की पिटाई भी की और अल्टीमेटली उस मैच को बचाया भी। वो मैच हम हारे नहीं, वो ड्रॉ कराने में ये कामयाब रहे। तो कहने का मतलब, बार बार प्रैक्टिस आपको वो कॉन्फिडेंस देती है और आप में वो खूबी पैदा करती है कि आप चैंपियंस बन सकें। चैंपियंस बनने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए वो इन साहब से भी सीख सकते हैं। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, मशहूर साइकिलिस्ट, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप और जैसे ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, ऐसी साइकिलिस्ट के लिए टूर डे फ्रांस जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं। टूर डे फ्रांस को जीतना सम्मान की बात है, सारे दुनिया भर के साइकिलिस्ट उसमें हिस्सा लेते हैं। और ऐसी टूर डे फ्रांस नाम की बड़ी प्रतियोगिता 1, 2, 3 बार नहीं, 5 बार बैक टू बैक जीतने वाला ये प्लेयर, 5 बार लगातार टूर डे फ्रांस जीतने के बाद इन्होंने साबित किया कि उस समय पूरी दुनिया में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि यू आर वेरी लकी पर्सन, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ये सिर्फ लक की बात नहीं है। किसी भी मेन इवेंट से सालों पहले मैं रोज 10 घंटे साइकिल की सीट पर बिताता हूं। साल के 365 दिनों में बिना कोई ब्रेक लिए रोज 10 घंटे उस साइकिल की सीट पर प्रैक्टिस करता हूं, लगातार साल दर साल। तब वो परफॉर्मेंस निकल कर आता है कि पूरी दुनिया में मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। ये महिला जिम्नास्ट भैया, 1976 के दौर तक जिम्नास्ट में परफेक्ट 10 की परंपरा ही नहीं थी, या यूं कह लीजिए कोई भी ऐसा जिम्नास्ट नहीं थी जिसने परफेक्ट 10 हासिल किया हो। 1976 ओलंपिक्स में ये वो महिला थी, 14-15 साल, 16 साल की एक लड़की, जिसने अपनी कड़ी मेहनत से इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया कि जजेस को परफेक्ट 10 देना पड़ा। और अल्टीमेटली परफेक्ट 10 पाने वाली रोमानिया की नाडिया कोमेनेसी पहली महिला बनी। कैसे? इनसे पूछा गया, इनका कहना था कि पिछले 4 सालों से लगातार 20 घंटे रोज प्रैक्टिस करती हूँ। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है भैया, 24 घंटे के दिन में 20 घंटे? जी हाँ, उसका कहना था मैं 4 घंटे सोती हूँ और थोड़ा बहुत रोज के क्रियाकलाप निपटाने के बाद अपना मेजर वक्त प्रैक्टिस, लगातार साल दर साल इतनी बड़ी प्रैक्टिस करना, लेकिन रिजल्ट पूरी दुनिया में कोई मुकाबला करने वाला नहीं होता। 10,000 घंटे का एक नियम हमें बताता है कि अगर हम 10,000 घंटे किसी काम पर निरंतर और सच्ची सही दिशा में मेहनत कर लें तो हम पूरी दुनिया के 1% बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो उस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमें पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ओलंपिक में नहीं, एक एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ इंडिया के पढ़े लिखे नौजवान हिस्सा लेते हैं। यानी अगर हम हिंदुस्तान के टॉप 1-2-3% में भी शामिल हो गए तो हमारे एग्जाम्स बार बार क्लियर होते हैं। जरूरत है सही दिशा में कड़ी मेहनत करने की और बार बार प्रैक्टिस करके उसे निखार लेने की। भैया, हम और आप इसीलिए यहाँ पर जुड़े हैं ताकि वो रिजल्ट बार बार आ सके। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप प्रॉपरली सारी सीरीज को अटेंड करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप उसे अचीव कर पाएंगे और बार बार अचीव कर पाएंगे। इस तैयारी के दौरान एक और मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हम में से हर किसी का कोई टॉपिक मजबूत और कोई टॉपिक कमजोर हो सकता है, लेकिन कभी भी अपनी कमजोरी से हार मत मानिएगा, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल दीजिएगा। ऐसी एक कहानी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, एक छोटे मासूम प्यारे बच्चे की कहानी जिसका बचपन से एक हाथ ही नहीं था। उसका बायां हाथ नहीं था भैया,
पतला दुबला सा था, कई बार बच्चे छेड़खानी करते हुए उसे धक्का देकर गिरा भी दिया करते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। उसने तय किया, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा और खुद की और दूसरों की रक्षा करूंगा। वो एक कराटे क्लास में जाता है और टीचर से गुजारिश करता है कि गुरुजी, टीचर, सर, जो भी कहता होगा अपनी भाषा में, मुझे सिखाइए। मैं सीखना चाहता हूँ और बेहतर बनना चाहता हूँ। गुरुजी को सुनकर अटपटा लगता है। उसके हाथ की हालत देखकर उन्हें डर भी लगता है, कहीं चोट फैंट इसको ना लग जाए, और टाल देते हैं। बट वो बच्चा निरंतर उनसे रिक्वेस्ट करता रहता है और बार बार उसकी रिक्वेस्ट देखकर टीचर को उसके सामने झुकना पड़ता है और तय करते हैं, ठीक है भैया, मैं आपको सिखाऊंगा। पहले दिन वो बच्चा जाता है टीचर के पास। टीचर उसे एक दाव या एक पैंतरा सिखाते हैं और कहते हैं, जाओ वहां जाकर प्रैक्टिस करो। वो पूरा दिन उस पैंतरे की प्रैक्टिस करता रहता है, उस दाव और स्टेप की प्रैक्टिस करता रहता है। वो देखता है बाकी बच्चों को और भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, पर उसको उसी काम में लगा दिया जाता है। अगला दिन फिर जाता है, फिर टीचर कहता है, जाओ इस दाव की प्रैक्टिस करो। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, लगातार कई महीने बीत जाते हैं और वो एक ही दाव की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कहीं टीचर नाराज हो गए और वापस भेज दिया तो मेरा क्या होगा। बड़ी मुश्किल से मुझे सिखाने को तैयार हुए हैं। 6 महीने एक ही दाव को बोरिंग तरीके से प्रैक्टिस करते रहने के बाद अचानक एक दिन परेशान हो जाता है और जाता है, कहता है, सर ये क्या है? मैं पिछले 6 महीने से दिन रात रोज आता हूं और पूरा दिन एक ही दाव की प्रैक्टिस करता रहता हूं। टीचर कुछ नहीं बोलते और बदले में उसे एक पैम्पलेट दिखा देते हैं, एक पर्चा दिखा देते हैं, एक इश्तिहार दिखा देते हैं, जिसमें इश्तिहार निकला होता है, शहर में कराटे का मुकाबला। वो खुश हो जाता है, कहता है, क्या हम कराटा देखने जा रहे हैं? कहता, नहीं, हम भाग लेने जा रहे हैं, हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। वो चौंक जाता है, कहता है, अभी तो मैंने शुरू किया है, एक ही दाव आप मुझे सिखाए जा रहे हैं और अब आप कह रहे हैं पार्टिसिपेट करना है। कहते हैं, हाँ, हम पार्टिसिपेट करेंगे। और बच्चों की तरह उसका नाम भी डलवा दिया जाता है। वो अपने पहले मुकाबले में उतरता है, टीचर के हौसला देने के साथ कॉन्फिडेंटली लड़ता है और वो मुकाबला जीत जाता है। उसे ताज्जुब भी होता है लेकिन खुशी भी होती है कि वो अपना पहला मुकाबला जीत गया। लेकिन और भी ताज्जुब उसे तब होता है जब वो अपना दूसरा, तीसरा, चौथा मुकाबला जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल और अल्टीमेटली फाइनल में पिछले 3 सालों के विनर को हराकर उस कंपटीशन का चैंपियन बन के उभर जाता है। ट्रॉफी जीतता है, खुशियां मनाता है। वापस आते हुए आराम से अपने गुरु के पास जाकर पूछता है, गुरुजी ये कैसे हुआ? मैं अभी नया हूं, पिछले 6 महीने से सिर्फ एक ही पैंतरा सीख रहा हूं, ऐसा कैसे? मैं सबको कैसे हरा पाया? गुरु कहते हैं, तुम्हारी कामयाबी के 2 कारण हैं भैया। सबसे पहला, जो पैंतरा मैंने आपको सिखाया, जो पैंतरा मैंने आपको सिखाया वो कराटे का सबसे मुश्किल पैंतरा है। कराटे के सबसे मुश्किल पैंतरे को लगातार बार बार प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस करते रहने की वजह से तुमने उसमें महारत हासिल कर ली है। वही 10,000 घंटों का नियम, लगातार एक ही चीज को दोहराने से आप उसके मास्टर बन जाते हैं। और दूसरी और भी ज्यादा खास बात, इस पैंतरे की केवल एक ही काट है, सामने वाले को तुम्हारा बायां हाथ पकड़कर तुम्हें गिराना होगा। उसके पास बचपन से बायां हाथ है ही नहीं। उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक सामने वाले के पास बायां हाथ नहीं होगा, सामने वाला आपको पटकी नहीं दे सकता, आप नहीं हार सकते। कई बार आपकी कमजोरी आपकी ताकत बनकर उभरती है। अपनी कमजोरियों पर काम करिए, आप सबको चौंका कर चैंपियन बनकर निकलेंगे। उन कमजोरियों पर काम करने के लिए ही हम और आप इकट्ठे हुए। वीरेंद्र सहवाग भी उन्हीं का उदाहरण है भैया। शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग के बारे में बताया जाता था, इनका फुटवर्क नहीं है, इनके पैर नहीं चलते। कई लोग उन्हें पैर चलाने की राय देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ताकत में बदल दिया। अपने पैर का मूवमेंट कम रख के अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इतना बेहतर बना दिया कि दुनिया के सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक में उनकी गिनती होती है। कहने का मतलब, अपनी कमजोरियों पर काम करके आप बड़े बड़े लोगों को चौंका सकते हैं और बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए आज क्लासेस शुरू करते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से जो पिछली कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अगर आपने मेरी वो क्लासेस अटेम्प्ट नहीं की हैं तो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना और शेड्यूल्स यानी अनुसूची पर मेरी बनाई हुई क्लासेस को अटेंड कर लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिए। अगर आपने वो क्लासेस कर ली हैं तो हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चंस अभी तक मेरे पास इंग्लिश में हैं, मैं हिंदी में उन्हें बोलता जाऊंगा ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को आसानी हो सके। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है, भारतीय संविधान की ताकत का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पढ़ाते हुए मैंने बताया था, भारत के संविधान को हम भारत के लोग खुद को सौंपते हैं, इसलिए पीपल ऑफ इंडिया या भारत के लोग ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं, शक्ति का स्रोत हैं। आंसर इज द पीपल ऑफ इंडिया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से भैया,
सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम में आए हुए ही डिस्कस कर रहे हैं। द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका जिक्र नहीं है। हम ऑलरेडी प्रस्तावना इंग्लिश और हिंदी में पढ़ चुके हैं और ऐसा पा चुके हैं कि उसके अंदर जस्टिस, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की बात की जा रही है, लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं की जा रही है। आंसर इज डी। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि 61वें संविधान संशोधन में जाकर हमें एडल्ट फ्रेंचाइजी को कैसे 21 से 18 साल कर दिया गया और उसके अंदर क्या क्या प्रावधान हमें मिलते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी का सीधा सा मतलब है वोटिंग राइट्स, वोट डालने की शक्ति जो हमें मिली हुई है। अ सेक्युलर स्टेट इज वन, सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश स्टेट कौन सा है? वह है जिसका कोई भी अपना रिलीजन या धर्म या पंथ नहीं है। आंसर इज विच हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से भी है, 2011 में भी आए हैं, 2014 में भी आया है। द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस, हमारे संविधान के प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी शब्द का क्या मतलब है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रेटर्निटी शब्द का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। ये भाईचारे की बात करता है। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर? फिर से वही क्वेश्चन आ गया भैया, हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत या राजनीतिक शक्ति को घुमा के कह दिया, राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? राजनीतिक शक्ति का स्रोत है भैया द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने पहले ही बताया था, हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना, प्रीएम्बल बना। इसे घुमाकर पूछ रहे हैं कि प्रीएम्बल या प्रस्तावना को किसने ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को तो नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जो बाद में प्रीएम्बल बन गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। Answer is A. The word socialist and secular were inserted in the preamble to the constitution. शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, ये शब्द भारत के संविधान में कब जोड़े गए हैं? हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं भैया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 में ये ऐड किए गए थे। आंसर इज सी। What is mean by social justice? सामाजिक न्याय का क्या मतलब है भैया? सामाजिक न्याय का मतलब है सामाजिक रूप से सबको बराबर का दर्जा मिलना, किसी के साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव ना होना। आंसर इज ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर एंड सेक्स, जेंडर कहना चाह रहे हैं, जेंडर शुड बी एलिमिनेटेड, यानी किसी भी आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही सोशल इक्वालिटी है भैया। In which form of government the rulers are elected by the people? कौन से सरकार की ऐसी परंपरा है जिसमें लोग ही अपने राजा को चुनते हैं या अपने देश के नेता को चुनते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, डेमोक्रेटिक। हमारी जो प्रजातंत्र है वह बताता है खुद ब खुद कि प्रजा द्वारा तंत्र चलाया जाता है, और अल्टीमेटली एक्यूरेसी में जाऊं तो वो वर्ड होता है रिपब्लिक, पर यहाँ पर ऑप्शन में डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बड़े नजदीकी शब्द हैं। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र, प्रजा द्वारा शासन, जहां प्रजा वोट डालकर अपने लोग चुनती, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, और जो पूरे देश का मुखिया नॉमिनेटेड या इलेक्टेड होगा, पूरे देश का मुखिया इलेक्टेड होगा, दैट इज रिपब्लिक। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? हमारे देश के संविधान में कितने शेड्यूल्स यानी कितनी अनुसूचियां हैं? प्रीवियसली जब संविधान बना उसके अंदर 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां ऐड कर दी गई, वर्तमान में ये 12 हैं। 12 की 12 हम पढ़ चुके हैं, 10 के कोड भी बना चुके हैं। 11वीं पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं म्युनिसिपल नगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज आसान है, हम वैसे भी याद कर सकते हैं। Which amendment of the Indian Constitution inserted the two words? संविधान में किस संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए? बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। 2016 के अलग अलग सिटिंग में, अलग अलग पेपर में, 2009, 2002, हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। In the 8th schedule of the Constitution of India, which languages were added subsequently?
पहले ही हम पढ़ चुके हैं। इनिशियली हमारे 8वें शेड्यूल में 8 यानी प्लेट में भाषाएं कोड बनाया था याद करने के लिए। 8वें शेड्यूल में भाषाएं, इनिशियली ये 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ दिया गया था। ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है भैया, सिंधी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बाद में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। आंसर इज ये। और लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली भाषा को जोड़ दिया गया, जो टोटल मिलाकर आज 22 भाषाएं बनती है। आंसर इज सी। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून कौन से शेड्यूल या अनुसूची में मेंशन है? हम याद कर चुके हैं। दल बदलने वाले नेताओं के सिर पर मुर्गियों से कटवाया जा रहा है। मुर्गी हैन मतलब 10th शेड्यूल का ये पार्ट है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल। Which article of the Indian Constitution did B.R. अम्बेडकर एंड, ये मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं भैया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल को संविधान की का दिल और आत्मा बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर हम डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के साथ मूल अधिकार, उनके स्पेशल पावर्स और उनका हनन होने पर मिलने वाली स्पेशल सुविधाएं, सारा उस चैप्टर में हम कवर करेंगे। Which one of the following languages is not specified in the 8th schedule? इनमें से कौन सी भाषा नहीं दी गई है? वैसे आप चाहें तो एक बार नजर मार लीजिएगा, लास्ट की ऐड की हुई भाषाएं हमें याद रहती हैं। मोटी मोटी बात यह है भैया, इंग्लिश हमारी उन भाषाओं में ऐड नहीं है। फिर भी मैंने आपको 22 की 22 भाषाओं की सूची दी हुई है, आप चाहें तो उन्हें याद कर सकते हैं। पर अगर आपको इतना भी पता रहे कि इंग्लिश हमारी देश की संविधान की उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आपका काम चल जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल बदला गया? हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल वॉज अमेंडेड? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को आज तक कितनी बार बदला गया है? हम अपने टॉपिक में पढ़ चुके हैं, केवल और केवल एक बार, जब उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वो 3 शब्द ऐड किए गए थे, जिन पर हम बार बार क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है भैया, वापस जाइएगा मेरे वो 2 लेक्चर्स, प्रियम्बल और शेड्यूल्स, प्रस्तावना और अनुसूची पर बने दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन के तहत हम सब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। आंसर इज सी। 7वां शेड्यूल भैया किस चीज से डील करता है? 7 यानी हेवन, हेवन से आए किसी देवता ने शक्तियों का बंटवारा किया, 3 प्रकार की लिस्ट दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स या फिर शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following schedules of the Constitution of Indian provision regarding anti, फिर से वही क्वेश्चन, दल बदल कानून, शेड्यूल नंबर 10। The Constitution amended through which the 4 regional languages, पहले ही बता चुका हूं कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लास्ट में 4 भाषाएं ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली। उसी की वजह से आज वर्तमान में 8वें शेड्यूल में टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो पाई थी। आंसर इज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। In which year did the first amendment of the Indian Constitution? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूछा जा रहा है उसके बाद उसमें पहला संशोधन कब किया गया? अगली साल भैया, 1951 में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, इसलिए आंसर इज 1951। 1951 में लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार नाम की हेडिंग के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? 8 शेड्यूल, यहां पर डैश है, डॉट डॉट, 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 8 प्लेट में भाषाएं, ठीक है भैया। 2nd शेड्यूल फॉर्म ऑफ ओथ, क्या दूसरी अनुसूची में शपथ लेने की परंपरा है? 2 इज शू, 2 का कोड मैंने शू बताया था, जूते में सैलरी लेनी पड़ रही थी भैया, मजबूरी में, याद करने के लिए बताया था। यानी दूसरी अनुसूची वेतन व भत्ते, सैलरी बताती है, यानी ये गलत मैचिंग है। आंसर इज बी। बाकी सारा सही मैच कर रहा है। 4 शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, और 10वां शेड्यूल कहता है डिफेक्शन से जुड़े कानून, दल बदल कानून। इनमें से कौन से शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके तहत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ATM में मनी नहीं है?
मैंने याद कराया था शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6 में 4 स्टेट्स आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम में के अंतर्गत आने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रावधान दिए गए हैं, खास प्रशासनिक ताकतें उन्हें दी गई हैं। वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है? शेड्यूल नंबर 6, डी ऑप्शन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 8वें शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आंसर इज 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेकंड शेड्यूल? इनमें से दूसरी अनुसूची में क्या है भैया? अभी हमने डिस्कस किया टू मतलब शू, शू में सैलरी, दूसरी अनुसूची में सैलरी है, वेतन व भत्ते हैं। सैलरीज ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, आंसर डी। कौन से शेड्यूल या कौन सी अनुसूची में लैंग्वेजेस, भाषाएं दी हुई हैं? अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं, आंसर इज 8वीं अनुसूची। विच शेड्यूल में लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, उनकी डिटेल दी गई है? हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहली अनुसूची, 1 मतलब सन, सूर्य ग्रहण के दौरान आप चश्मे या एक्सरे से देख रहे हैं और आपको अपने राज्यों के नाम दिखाई दे रहे हैं। 1 नंबर में राज्यों के नाम दिए गए हैं भैया। फर्स्ट शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी शेड्यूल्स? आसान सवाल। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर इज 12। इनिशियली 8 और अब 12। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? फिर से रिपीट हुआ है भैया। कितने शेड्यूल हैं? 12। बार बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए बार बार क्वेश्चंस आ गया है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संविधान का? अभी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? क्लास जाइए, याद करिए, 52वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के तहत म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया, कौन से पार्ट के द्वारा? हाँ भैया, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज दोनों ही भाग 9 का हिस्सा हैं। पार्ट 9A उसमें ऐड किया गया है, जिसके द्वारा म्युनिसिपैलिटीज जुड़ी हैं। आंसर इज पार्ट 9। संविधान के भाग 9 में जब हम पढ़ते पढ़ते, हम ऑलरेडी भाग 1 पढ़ चुके हैं और फिर जब भाग 2, भाग 3 इस तरह कवर करेंगे, भाग 9 में बहुत डिटेल में हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पंचायती राज व्यवस्था क्या है, क्यों है, कैसे आई, क्या फायदे हैं और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है भैया, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं वो हमें पता होने चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पंचायत को मान्यता मिली? कौन सा है भैया? 74वां संविधान संशोधन। 73 में पंचायती राज और 74 में नगर पंचायत। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 73वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया? 11वां शेड्यूल, पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल बदलने पर, अगर दल बदलोगे तो नेता को निष्कासित कर दिया जाएगा उसके पद से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ये व्यवस्था कौन से शेड्यूल में दी गई है? दल बदल कानून दिया गया 10वीं अनुसूची में भैया, 10th। what was the number of schedule at the time of adoption of Indian Constitution? संविधान को जिस समय अपनाया गया उस समय कितनी अनुसूचियां थी? संविधान को अपनाया गया भैया 26 नवंबर 1949 को। उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में ये बढ़कर 12 हुई हैं। संविधान को अडॉप्ट करते समय, अपनाते समय 26 नवंबर 1949 को इसके अंदर 8 अनुसूचियां थी। आंसर इज बी। सबसे पहली बार हमारे संविधान में संशोधन किस साल में हुआ? आंसर इज 1951। अगले ही साल, पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, 2019 में सीजीएल में रिपीट हुआ है भैया। Which of the Constitution of India contains the format oaths to be taken by different? अभी पढ़ चुके हैं।
अलग अलग ऑफिशियल्स को ओथ या शपथ कैसे दिलाई जाएगी, ये तीसरी अनुसूची में दिया गया। 3 मतलब ट्री, आपको याद कराया था, पेड़ पे उल्टा बांध के नेताओं को याद कराया जा रहा है कि शपथ लो, कोई बेईमानी या भ्रष्टाचार नहीं करोगे। उसका कोड है 3 या ट्री। 3 नंबर शेड्यूल में ये सारी बातें दी हुई हैं, शपथ ग्रहण की व्यवस्था या उसका स्वरूप, ओथ एंड एफर्मेशन। फिर से भैया सारे क्वेश्चंस चेक कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो फिर से जाके वीडियो देख लीजिएगा। खूब मेहनत करिए, कामयाब होइए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में ये ज़रूर बताइए लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, एंड स्पेशली आप और क्या बेहतरी चाहते हैं, क्या पढ़ाना है, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा भैया। इतने साल की एक्सपीरियंस ने या भैया ठोकरों ने कह लीजिए, गांव के परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, कर करके सब चीज़ें सीखी हैं, लेकिन कई बार सब चीज़ें खुद करके सीखने में टाइम बहुत ख़राब होता है। इसीलिए तय किया कि खुद जो सीखा है वो आगे अपने भाई बहनों को या अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, शिव खेड़ा अपनी किताब में कहते हैं, सब कुछ, सारी गलतियाँ खुद करके सीखने के लिए हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखिए और जल्दी आगे बढ़िए, जल्दी तरक्की करिए, जल्दी कामयाबी पाइए। यही कोचिंग या एक प्रॉपर टीचर का मकसद होता है, यही मकसद हमारा है। इसलिए क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें आप निश्चिंत रहिए मैं बताऊँगा। लेकिन उसमें कुछ और आप चीज़ें चाहते हो, जिस टॉपिक पे मुझसे मदद चाहते हो, वो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं फिर वही कहूँगा, शायद व्यस्तता के कारण सारे कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊँ, पर फिर भी मैं कमेंट्स आपके पढ़ता रहता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपकी ज़रूरतों को या आपकी टॉपिक्स को आने वाली क्लासेस में ज़्यादा कवर कर पाऊँ। इस पॉलिटी के अलावा आने वाले दिनों में आप पाएंगे मैं जीएस के और टॉपिक्स पर भी, करंट अफेयर्स पर भी एंड स्पेशली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स पर भी पूरी सीरीज लाने वाला हूं, जिससे उससे आए हुए सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं एक बार क्लास अटेंड करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। खूब मेहनत करें और कामयाब हों। धन्यवाद।